विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रपति। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति। और सबसे पहले बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 52 की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 की बात करें तो उसमें बताया गया है कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या उसके अधीनस्थ अधिकारी ही उन शक्तियों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 54 की अगर अपन बात करें तो उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से संबंधित जानकारी मिलती है। आर्टिकल 55 की बात करें तो राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी मिलती है। और आर्टिकल 56 की बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसकी जानकारी मिलती है। 57 में मिलता है पुनर्निर्वाचन और 58 में मिलती है राष्ट्रपति की योग्यताएं। और 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें मिलती है कहाँ, 59 में। और आर्टिकल 60 की अगर अपन बात करना चाहे तो विद्यार्थियों आर्टिकल 60 में दे रखा है राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल 61 की अगर अपन बात करें तो उसमें राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है या प्रतिज्ञान करवाया जाता है और शपथ दिलाई जाती है 60 में। और 61 की अगर अपन बात करना चाहे तो आर्टिकल 61 में है कि पद से हटाने की प्रक्रिया है। और वो कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया है। तो एक बार इनको अपन ऐसी इस प्रकार से याद करने की कोशिश करेंगे, फिर इनका एक एक का अपन क्या कर लेंगे, वर्णन कर लेंगे। तो विद्यार्थियों आर्टिकल 52 की बात करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 52 ये क्या कहता है विद्यार्थियों, आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और वैसे देखिए तो विद्यार्थियों आर्टिकल 52 सबसे छोटा अनुच्छेद माना जाता है संविधान का। क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद भी 52 को ही माना जाता है। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद, संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। विद्यार्थियों बात करते हैं आर्टिकल 53 की। और आर्टिकल 53 की अगर बात करें तो उसमें है कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं राष्ट्रपति या अधीनस्थ अधिकारी करेंगे। तो आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है विद्यार्थियों, अनुच्छेद 53 भारत में एक राष्ट्रपति 52 में है राष्ट्रपति होगा। 53 में है कि कार्यपालिका की देश में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है।
निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। इन शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं राष्ट्रपति या अधीनस्थ अधिकारी करेंगे। अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी करेंगे, ये जानकारी मिलती है विद्यार्थियों इसमें। और ये हो गया आर्टिकल है कौन सा, 53। आर्टिकल 53 की बात हुई है। अब आता है आर्टिकल 54, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54, इसमें क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। विद्यार्थियों, बात करते हैं आर्टिकल 55 की। इसकी बात करेंगे, आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55। इसकी अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है आर्टिकल 55 में। इससे आगे अगर अपन बात करना चाहे आर्टिकल 56 में क्या है, तो विद्यार्थियों इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल या समयावधि या पदावधि। तो अनुच्छेद 56 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, कार्यकाल या पदावधि की बात की जाती है आर्टिकल 56। अब एक आता आर्टिकल 57, और आर्टिकल 57 की बात करें तो पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति, एक बार राष्ट्रपति बन गया जो व्यक्ति, पुनः राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अनुच्छेद 57 और आर्टिकल 57 में क्या दे रखा है विद्यार्थियों, पुनर्निर्वाचन। क्या दे रखा है, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन, इसकी व्यवस्था की गई है पुनर्निर्वाचन की। आर्टिकल 58 की अगर बात करें तो इसमें दे रखा है राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 58, इसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं, इसमें
क्या दे रखा है विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की योग्यताएं दे रखी है। आर्टिकल 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें, उनसठ में क्या है, अनुच्छेद 59, इसमें क्या है, राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें, राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें आर्टिकल 59 में दे रखी है विद्यार्थियों। और अगर इससे आगे की बात करें आर्टिकल 60 में क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान, इसकी बात की जाती है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 61 में क्या दे रखा है उनकी अगर अपन बात करना चाहिए तो 61 में है पद से हटाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61, इसमें क्या है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में इसमें क्या मिलती है जानकारी। और हटाने की प्रक्रिया होती है महाभियोग। कौन सी होती है? महाभियोग होती है, महाभियोग। पद से हटाने की प्रक्रिया कौन सी होती है विद्यार्थियों? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये एक बार नॉर्मली अपन ने इनके बारे में पढ़ लिया। अब इनका विवरण पढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 58 की, राष्ट्रपति की योग्यताएं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की योग्यताएं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति की योग्यताएं। और राष्ट्रपति की योग्यताओं की अगर विद्यार्थियों अपन बात करना चाहिए तो इसका जो उल्लेख है योग्यताओं का वो आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का क्या है? उल्लेख है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का क्या है विद्यार्थियों? उल्लेख मिलता है। अब कौन कौन सी योग्यताएं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक नंबर कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। पहली विशेषता तो ये, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता क्या? विदेशी व्यक्ति बन सकता है क्या? या ये कोई जरूरी है क्या कि जिनका जन्म भारत में हो वो ही राष्ट्रपति बने, या यहाँ का मूल निवासी है वो भी राष्ट्रपति बने? ऐसा कुछ नियम है क्या? नहीं। साफ सी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है वो राष्ट्रपति बन ही सकता है। तो एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं नहीं है, तो ए ऑप्शन में दे दिया भारत का नागरिक।
बी ऑप्शन में दे दिया कि मूल रूप से भारत का नागरिक हो। सी ऑप्शन में दे दिया कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो। तो तीनों में से कौन सा कथन सही है? भारत का नागरिक, यानी भारत का मूल रूप से या जन्म से भारत का होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले को लेकर एक विवाद हुआ था। भारत और नेपाल में अच्छे संबंध थे, वर्तमान में कुछ टकराव सा चल रहा है इसमें। नेपाल का संविधान 2015 में बना था और उसमें यह प्रावधान कर दिया कि नेपाल की सरकार में उच्च पदों पर होने वाले सभी व्यक्ति मूल रूप से कहाँ के होने चाहिए? नेपाल के होने चाहिए। जबकि भारतीय लोग खूब कुछ नेपाल में रहते हैं, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं। तभी तो आपको पता है मूल रूप से भारतीय होने की शर्त होती, या इंग्लैंड में भी ऐसी शर्त होती। तो आपको पता है भारतीय मूल का व्यक्ति इंग्लैंड का क्या बना है? प्रधानमंत्री बना है। ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति इंग्लैंड का क्या बना है? प्रधान। मूल का मतलब ये होता है कि जिनके दादा हैं, उनसे पहले की पीढ़ियां हैं, वो कहीं भारत की रही है, तब भारतीय मूल का नागरिक माना जाएगा। मान लीजिए तो ऐसी व्यवस्था है कि नेपाल में ये नियम लागू कर दिया कि नेपाल की सरकार में उच्च पदों पर सभी व्यक्ति वही होंगे जो नेपाल के मूल रूप से क्या है? निवासी। जबकि भारत में ऐसी कोई कंडीशनें नहीं है, केवल यह है कि जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या बने सकता है। तो ब्रैकेट में लिख लूं, मूल रूप से या जन्म से भारतीय होना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। मूल रूप से भारतीय या जन्म से भारतीय होना जरूरी नहीं है, केवल भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। वो क्या बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नंबर 2, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, कितनी भी हो सकती है। तो आर्टिकल इसमें अगर बात करें अपने दूसरे नंबर की विशेषता कि हाँ, न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं। समझ पाए मेरी बात? हाँ, चलो आगे ध्यान देना। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वो क्या बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। थोड़े दिनों में आपकी भी आयु हो जाएगी, तो समझ गए। नौकरी में नंबर नहीं आए तो कहीं तो विधायक बनने की हैं, मास्टर कभी नहीं बन सकता। यह तो राष्ट्रपति महिला मास्टर है, पुरुष मास्टर नहीं बन सकता राष्ट्रपति। पहले टीचर थी, ये कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु का ही क्या है विद्यार्थियों? प्रावधान है 35 वर्ष। तीसरा जो इसकी विशेषता रहेगी वो रहेगी कि लोकसभा सदस्य
के समान योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य के समान योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य के समान क्या रखता हो विद्यार्थियों? योग्यता रखता हो। वो क्या बन सकता है? हाँ, चौथी जो विशेषता रहेगी, लाभ के पद पर न हो। कौन से पद पर न हो? लाभ के पद पर न हो। चौथी विशेषता, लाभ के पद पर न हो। ध्यान देना विद्यार्थियों, लाभ के पद की संविधान में स्पष्ट परिभाषा कहीं पर भी नहीं मिलती है। यदि लाभ के पद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये लाभ के पद पर है, तो वो जजमेंट मान लिया जाता है। इसको लेकर एक वाद भी हुआ था और उस वाद का नाम था जया बच्चन बनाम भारत संघवाद 2007। वो भी बताएं। लाभ का पद होता है कि आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार में किसी पद पर आप वेतन ले रहे हो, उस पद की सुविधा ले रहे हो, उस पद पर आसीन व्यक्ति को जो शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, उसका उपयोग कर रहे हो, वो क्या होता है? लाभ का पद होता है। ठीक है, तो लाभ के पद पर है भी तो इस्तीफा, पहले त्याग पत्र देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, फिर होता है। तो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद की संविधान में स्पष्ट व्यवस्था, लाभ के पद की संविधान में स्पष्ट परिभाषा, स्पष्ट परिभाषा भाषा नहीं मिलती है। स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती है। ये जानकारी है किससे संबंधित है? योग्यताओं। अगर विद्यार्थियों हम बात करनी चाहिए, पहली योग्यता भारत का नागरिक, दूसरी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, तीसरी लोकसभा सदस्य बनने के समान योग्यता रखता हो। इसके बाद चौथी है लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद की संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती है। अब एक वाद आता है जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद। जया बच्चन बनाम भारतीय संघ वाद। जया बच्चन बनाम भारत संघवाद 2007। ये किससे संबंधित है? ये लाभ के पद से संबंधित वाद है। ये लाभ के पद से संबंधित वाद है। लाभ के पद से संबंधित वाद है विद्यार्थियों। अब इसमें क्या हुआ देखो, घटनाक्रम क्या था? 2007 की बात है और 2007 की अगर अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में जया बच्चन, ये जो
फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसकी क्या थी, अध्यक्ष थी। अब अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो क्या बन गई, राज्यसभा की सदस्य बन गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लाभ का पद मानते, यानी एक पद पर है और दूसरा पद लाभ का प्राप्त कर लिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन की जो सदस्यता थी उस सदस्यता को क्या कर दिया, भंग कर दिया। अब भंग कर दिया तो जया बच्चन आपको पता है दोबारा अपील करेगी, और जया बच्चन ने की सदस्यता को भंग करते जया बच्चन ने कहा कि मैं यूपी सरकार में फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष थी, परंतु मैंने सरकार से 1 रुपया भी क्या नहीं लिया है, वेतन नहीं लिया है, इसलिए वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये बात कही किसने, जया बच्चन ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने यूपी सरकार से केवल वेतन ही तो नहीं लिया, इस पद की सुविधाएं तो ली है ना, और जो व्यक्ति इस पद की सुविधा ले रहा है वो पद लाभ का पद ही माना जाएगा। इसके बाद घटनाक्रम क्या होता है, वर्तमान स्थितियां क्या है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से वेतन लेता है, सुविधा लेता है, या वो व्यक्ति उस पद की जो शक्ति है उसका प्रयोग करता है, तो वो लाभ का पद माना जाएगा। तो वर्तमान स्थिति में 3 प्रकार से पता चलता है लाभ का पद क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार से क्या लेता है, वेतन, क्या लेता है, सुविधा, इसके अलावा और क्या लेता है, टीएडीए नहीं होते हैं क्या सुविधाएं, फैमिली अलाउंस, कई प्रकार के अलाउंस होते हैं इनके टीएडीए। मूल वेतन तो होता है कम, अन्य अलाउंस क्या होते हैं, ज़्यादा। समझ पाए मेरी बात। तो इसमें स्थितियां इस प्रकार की बनी कि आपने सुविधा तो ली है, सरकारी आवास भी मिला आपको, गाड़ी भी मिली है। समझ पाए मेरी बात। इसका मतलब ये लाभ का पद ही है, ये मामला चला था। तो जया बच्चन बनाम बार संघे वाद, इसमें घटनाक्रम क्या हुआ, 2007 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन विद्यार्थियों, जया बच्चन फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष थी, बोर्ड की क्या थी, अध्यक्ष थी। फिर इसने राज्यसभा की सदस्य बन गई। फिर जया बच्चन राज्यसभा की सदस्य बन गई। जया बच्चन क्या बन गई विद्यार्थियों, राज्यसभा की सदस्य बन गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन की सदस्यता को समाप्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन की सदस्यता को समाप्त कर दी। जया बच्चन की सदस्यता को क्या कर दी, समाप्त कर दी। अब समाप्त कर दी तो जया बच्चन ने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से वेतन के रूप में 1 रुपया भी नहीं लिया, इसलिए ये पद लाभ का पद नहीं। तो जया बच्चन ने क्या कहा,
जया बच्चन ने कहा कि जया बच्चन ने कहा कि मैंने यूपी सरकार से वेतन नहीं लिया था, इसलिए यह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसलिए यह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने वेतन ही तो नहीं प्राप्त किया, सुविधा तो प्राप्त की है, इसलिए ये क्या है, लाभ का पद माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि आपने वेतन ही नहीं लिया, परंतु आपने सुविधा प्राप्त की। क्या की है, सुविधा प्राप्त की है, ये बात। वर्तमान स्थिति में क्या है, वर्तमान स्थिति की अगर अपन बात करना चाहिए, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति में यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो विद्यार्थियों, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति के अंदर वह राज्य सरकार से वेतन लेता है, राज्य सरकार से क्या लेता है, वेतन लेता है, यहाँ में सुविधा लेता है, सुविधा लेता है, यहाँ में शक्ति का प्रयोग करता है, उस पद का जो पावर होता है ना, उसका प्रयोग करता है, उसे लाभ का पद में शामिल किया जाएगा, उसे लाभ के पद में शामिल किया जाएगा। शामिल किया जाएगा। लाभ के पद में क्या किया जाएगा विद्यार्थियों, शामिल किया जाएगा उसे। उसे लाभ के पद में क्या किया जाएगा विद्यार्थियों, शामिल किया जाएगा। अब इसके बाद एक मामला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 में बना था। अब आता है, ध्यान देना, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम, निर्वाचन अधिनियम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, निर्वाचन अधिनियम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, और ये बना था विद्यार्थियों 1952 में। और इसमें संशोधन की बात करी तो इसमें 97 में क्या होता है विद्यार्थियों, संशोधन होता है। इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें 97 में क्या होता है, संशोधन होता है। इस अधिनियम में, इस अधिनियम में 1997 में संशोधन किया गया 1997 में इस अधिनियम में क्या किया गया विद्यार्थियों, संशोधन किया गया। ध्यान देना, 97 में क्या किया गया विद्यार्थियों, संशोधन किया गया। और संशोधन करके क्या प्रावधान किया गया, संशोधन के बाद में क्या प्रावधान किया गया। अब इसके अगर अपन संशोधन के बाद प्रावधान की अगर बात करना चाहे तो विद्यार्थी इसमें प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक चाहिए। क्या चाहिए, 50 तो प्रस्तावक चाहिए, 50 क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो व्यक्ति होंगे वो होंगे एक तो एमपी और एक क्या होंगे, एमएलए। ये किस में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो पहली बात तो 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। अब 50 प्रस्तावक की अगर अपन बात करना चाहें, भाई प्रस्तावक क्या होते हैं, यानी एमएलए या एमपी दोनों मिलाकर 50 व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे कि राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का आ जाए नाम, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बननी चाहिए। पहले तो इतने लोग कहने वाले चाहिए, 50 तो इतने लोग लिखित रूप में दें कि हम राष्ट्रपति किसे बनाना चाहते हैं, द्रौपदी मुर्मू को दे दिया, ठीक है। 50 व्यक्तियों का प्रस्तावक हो गए, फिर अनुमोदक, फिर अलग अन्य एमएलए या एमपी 50 लोग उन पे साइन करें कि ये जो लोग बात कह रहे हैं ये सही है और ये राष्ट्रपति बनने योग्य है। फिर नामांकन पत्र भरा जाता है। 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक होने आवश्यक है। और ये 1997 में जो संशोधन हुआ उसके बाद में ये प्रावधान लागू किया गया था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, इसमें संशोधन 1997 में हुआ। और क्या संशोधन हुआ है, प्रावधान है कि राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 तो क्या चाहिए, 50 प्रस्तावक
और 50 ही क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए। 50 प्रस्तावक तथा 50 क्या होनी चाहिए, अनुमोदक होनी चाहिए, तभी नामांकन पत्र भरा जाएगा। ये जानकारी मिलती है इससे। अब 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, इसके अलावा इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, भाग लेंगे। तो एक तो लेंगे, कौन लेंगे, एमपी, और एक कौन है, एमएलए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी विधान, ये जो संसदीय सदस्य और ये है विधानसभाओं के सदस्य। और यहाँ देख, प्रस्तावक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जितने भी इनको वोट देने वाले होते हैं राष्ट्रपति को, उन लोगों में से 50 लोग लिखित में ये दे कि हम इस व्यक्ति को क्या बनाना चाहते हैं, राष्ट्रपति, यानी प्रस्ताव दे। वो 50 व्यक्ति तो क्या करे, प्रस्ताव भेजे कि इस व्यक्ति को क्या बनाया जाए, राष्ट्रपति। तो ये तो हो गए प्रस्तावक। फिर 50 ऐसे व्यक्ति जो इन प्रस्तावक पर क्या करे, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करे कि इन्होंने जो कहा है वो सही है और योग्य है, ये बननी चाहिए, ये होता है अनुमोदक। बताया था ना अभी पहले भी मैं। चलो कोई बात नहीं, बता दिया। हाँ हाँ, कोई दिक्कत। तो अनुमोदक प्रस्तावक समझ गए। अब बात करेंगे जमानत राशि। जमानत राशि, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि है विद्यार्थियों 15,000 रुपये। ये क्या है विद्यार्थियों, जमानत राशि है। यदि कुल आवश्यक मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जमानत जब्त कर ली जाएगी। यदि कुल आवश्यक यदि कुल आवश्यक मतों का 1/6 मत कुल आवश्यक मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत जब्त कर ली जाएगी और ये राशि आरबीआई में जमा हो जाएगी। यह है राशि आरबीआई में जमा हो जाएगी। यह राशि कहाँ जमा हो जाएगी विद्यार्थियों, आरबीआई में जमा हो जाएगी। ये जानकारी मिलती है किससे, इस अधिनियम से। और आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे।